हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है आपको वर्ण विचार है। क्या नाम है? वर्ण विचार है। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। वीडियो लंबा बनेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, धीरज रखना है। अगर धीरज रखेंगे तो आने वाले सभी प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, जो भी प्रश्न वर्ण विचार से पूछा जाएगा। ठीक है, तो वर्ण विचार है, यहाँ है वर्ण विचार और इससे पहले यहाँ देख रहे हैं यहाँ लिखा है हिंदी व्याकरण। क्या लिखा हुआ है? हिंदी व्याकरण। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये समझिए कि हिंदी व्याकरण क्या होता है। देखिए, तो हिंदी व्याकरण बोलने से ही स्पष्ट हो रहा है कि व्याकरण जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं। किसका व्याकरण पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा का व्याकरण। और इसमें जो एक अहम बात है उसको समझिए, व्याकरण क्या है और हिंदी क्या है, दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी एक भाषा है, ठीक है, और व्याकरण क्या है उसको समझिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को अगर अभी हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोल पाते हैं या शुद्ध शुद्ध लिख पाते हैं या शुद्ध शुद्ध पढ़ पाते हैं, तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी क्या है? एक भाषा है। और व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है। बोलिए आप, बोलिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लिख पाते हैं, हिंदी को शुद्ध शुद्ध लिख पाते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ पाते हैं या शुद्ध शुद्ध बोल पाते हैं, तो उसे हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, हिंदी व्याकरण में जो अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वह है आपको वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। वर्ण विचार से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस अध्याय का नाम होगा, मतलब इस अध्याय में जो कुछ भी पढ़ेंगे हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण का मतलब यदि हम अंग्रेजी में कहें तो उसको हम लोग लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। और अंग्रेजी में लेटर कितने होते हैं पहले आप लोग ये बताइए? 26 लेटर होते हैं, यानी कि आपको 26 लेटर होते हैं। कौन कौन से लेटर होते हैं? ए से लेकर के जेड तक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। उसी तरह से हिंदी ग्रामर में अभी जो हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे, यानी कि वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो देखिए, पहले वर्ण की परिभाषा को हम लोग समझेंगे। लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब एक बात बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले ये समझिए कि बहुत सारे पार्ट्स को मिला करके, है ना, इस मोबाइल का निर्माण हुआ होगा। क्या मोबाइल कहने से क्या होता है कि इसमें बहुत कुछ मिला करके मोबाइल बना हुआ है, लेकिन जब मोबाइल का एक छोटा सा पार्ट होगा ना तो इसका भाग कहलाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पापा हैं तो आपके पापा के आप पुत्री हैं, यानी कि आप उसके भाग हुए ना, उसके अंश हुए ना। मेरा बात समझ रहे हैं? उसी तरह से व्याकरण कहने से बहुत बड़ा लंबा मतलब बोध हो रहा है, क्योंकि इसमें वर्ण विचार ही नहीं, हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द, क्या न जाने क्या क्या पढ़ेंगे, अलंकार, मुहावरा, लोकोक्ति, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन वर्ण विचार बोलने से और वर्ण बोलने से आपको स्पष्ट होता है कि केवल वर्ण के बारे में ही बात होती है। और वर्ण का परिभाषा बताता है कि वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। अब हम बात करें तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है अ। क्या लिखा हुआ है? जैसे ये आपको अगर हम इसको आ बना दें तो ये आ हो गया जी। और ये देखिए म हो गया। अब बताइए कि आम में आम बड़ा या आ बड़ा? आम में कितने अक्षर मिला करके तब बना है? 2 लीटर है ना। तो 2 लीटर तो ये आम बड़ा हुआ ना, आ छोटा हुआ ना। नहीं समझ में आया? यानी कि वर्णों का यह एक ऐसा टुकड़ा होता है जिससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वर्ण जो है वो सबसे छोटा टुकड़ा है। किसका? व्याकरण का, भाषा का। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और ये परिभाषा आपको पूछता है अधिकतर। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। दूसरा में है, इसे ही हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको हम लोग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं, या हम लोग आवाज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार पुनः फिर से हम लोग थोड़ा वर्ण पर विचार करेंगे। तो बताइए कि वर्ण किसे कहते हैं? तो एक बार पुनः हम बताते हैं, पहले आप लोग को फिर से समझ लीजिए कि वर्ण का आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या है। सबसे पहले तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी या सबसे छोटा जो आपको टुकड़ा होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अब एक बात बताइए, जब ये सबसे छोटी है
तो क्या उसका टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर वो तो सकते ना। already पहले से इसलिए याद रखिएगा कि वर्ण का परिभाषा कभी कभी यह भी पूछ देता है कि वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए कि वर्ण की परिभाषा क्या सब सीखे आप? 2 परिभाषा सीखे। एक परिभाषा सीखे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और दूसरा सीखे कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा। एक बार अब आप लोग बता दीजिए दोनों परिभाषा फटाफट से। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। बात समझ में यहाँ तक आ गया ना? सीधी सी बात है, जो सबसे छोटा है उसको आप तोड़िएगा कैसे, उसको टुकड़ा आप कैसे कीजिएगा? बात समझ में आ रहा है? आगे है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब वर्ण को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और बताएंगे आप लोग कि ध्वनि को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज। क्या होता है? आवाज कहते हैं उसको, नहीं? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। नहीं। वर्ण का परिभाषा बताइए क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरा परिभाषा, खंड या टुकड़ा नहीं। वर्ण वह शब्द, ये कैसे बोल दिया आप? वर्ण से अभी हम लोग शब्द पर कैसे चले जाएंगे? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है छोटी से छोटी वह ध्वनि। देखिए क्लियर कर दिया है, छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। क्या ये बात पहले ना आपको बता दिए कि वर्ण आपको वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। अब आगे चलिए, आगे लिखा है कि किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। मतलब पहले बता दिए कि व्याकरण हर भाषा में होता है, चाहे पंजाबी हो, उर्दू हो या बंगला हो, संस्कृत हो, लेकिन व्याकरण सब भाषा में होता है। तो वही लिखा है कि किसी भी भाषा की सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको परीक्षा में जो पूछेगा वो महत्वपूर्ण क्या है वो देख लीजिए। परीक्षा में मात्र इतना पूछेगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो बताइए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिए एक बार फिर से, बताइए आप लोग कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, अब आगे चलिए, लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने हैं? मतलब कुल मिला के वर्ण कितने हैं? 44 है, 44 है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 44। वर्ण कितने हैं? 44 है, याद रखिएगा। तो यहाँ से 2-4 प्रश्न बन गया। पहले आप लोग बताइए कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया सकता उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बताइए कि वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो बताइए कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए इतना बात तो आप लोग को याद हो गया। अब आगे लिखा है कि हिंदी में वर्ण जो होते हैं वो आपको 2 तरह के होते हैं। दूसरा व्यंजन वर्ण। मतलब यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। तो 3 भाग कौन कौन सा है उसको हम लोग समझेंगे। पहला है आपको स्वर, पहला क्या है? स्वर। दूसरा है व्यंजन वर्ण, और तीसरा आपको अयुग्मा होता है। एक होता है स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है, दूसरा क्या होता है? अयुग्मा। इसको रट लीजिए आप लोग फटाफट से कि वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयुग्मा। एक बार फिर से बोलिए। बिल्कुल। तो यहाँ तक को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, लिखा है स्वर। इसका नाम ही है स्वर। स्वर मतलब क्या होता है? स्व। स्व क्या बोल रहे हैं हम लोग? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका नाम ही है स्वर। स्वर में देखिए स्व क्या लगा हुआ है? स्व। स्व का मतलब होता है अपने। स्व मतलब क्या होता है? अपना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि पौधा जो है वो कैसा अपना भोजन, पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है ना, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो बताइए स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण खुद कर ले। तो स्व मतलब अपना, समझ गए? यानी कि अगर स्वर की परिभाषा पूछे तो याद रखिएगा, ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण केवल अपने से ही हो जाए। यानी कि स्वर वर्ण ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं होती है। याद रखिएगा ना, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। या नहीं समझ में यहाँ तक आए तो बस इतना समझिए कि जो वर्ण अपने आप बोला जाए, जो वर्ण
अपने आप बोला जाए तो उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? इसका ठीक उल्टा व्यंजन में समझ लीजिए कि इसमें स्वर में अपने आप बोला जाता था, लेकिन व्यंजन में क्या होता है कि स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, यानी कि स्वर वर्णों की मदद ली जाती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जो अपने आप बोला जाए या जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्णों की मदद से नहीं हो, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए, आप बोलिए अ बोलते हैं तो अंत में क्या आता है? अ ही आता है, यानी कि यह किसी की मदद नहीं लिया। अगर आप मान के चलिए कि हम बोलते हैं क, क्या बोले? हम बोलते हैं क, तो बोलिए तो क में क्या आ रहा है? इसका मतलब है कि क किसी का मदद लेता है कि नहीं लेता है? किसका मदद लेता है? यानी कि क जो है वो आपको क्या है? चलिए, तो स्वर जो होता है वो अपने आप बुलाता है और व्यंजन जो होता है वो मदद लेता है। किसका मदद लेता है? तो स्वर का मदद लेता है। किसका मदद लेता है? स्वर का मदद लेता है। वो समझ में आ गया ना? जैसे हम बोलते हैं क, तो क बोले तो इसमें अ आ गया, तो अ क्या है? स्वर है ना? तो अभी देख लीजिए, स्वर जिनका उच्चारण बिना किसी के सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक होता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए आप लोग। स्वर की संख्या कितनी है? तो परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण है। हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो पहले बात तो यहाँ पर ये थी कि बिना किसी की सहायता से क्या बोला जाता है, पहले आप लोग ये बताइए। बिना किसी की सहायता से स्वर वर्ण बुलाता है। और सहायता लेकर के कौन बोलता है? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन किसकी सहायता लेता है? स्वर वर्ण की सहायता लेता है। तो बताइए कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। अब पहले मौखिक समझ लीजिए, अ से लेकर के औ तक जो होता है वो आपको स्वर होता है। तो अ से लेकर के औ तक काउंट कीजिए कि कितना हुआ, जल्दी से फिंगर निकालिए और काउंट कीजिए। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, औ तक आ गया ना? तो कितना हुआ? 10 हुआ। अब यहाँ पर देखिए, एक बढ़ता है और बढ़ता क्या है? तो बढ़ जाता है आपको री। क्या बढ़ता है? री। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु आ गया। ठीक है, इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, और एक इसको याद रख लेंगे हम लोग, री को। अगर आपसे पूछिए कि री स्वर है या व्यंजन है, तो स्वर है। क्या है? स्वर है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण की संख्या 11। 11। कौन कौन सी स्वर है? आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु, ए, ऐ, ओ, औ और री है। चलिए, तो बताएंगे आप लोग कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो दूसरे का मदद नहीं लेता है? स्वर वर्ण। ऐसा कौन सा वर्ण है जो किसी दूसरे वर्ण की मदद लेता है? व्यंजन वर्ण। किसकी मदद लेता है? स्वर वर्ण की। बहुत अच्छा। हिंदी वर्णमाला में बताइए कि वर्णों की संख्या कितनी है? 44। बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि स्वर वर्ण की संख्या यदि 11 है तो इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है? जल्दी बताइए। आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, री। औ के बाद अंग नहीं जाइएगा, औ के बाद री होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर देखिए, आप जब भी फंसेगा, फंसने की कोई बात ही नहीं है। हम मौखिक आपको जो बताए उसको आप नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आप हम लोग फंस रहे हैं। अ, आ से लेकर के और औ तक। क्या बोले हम? क्या बोले हम? अ, आ से लेकर के कहाँ तक बोले? औ तक। अ, आ से लेकर के कहाँ तक? औ तक। चलिए, ठीक है। तो ए से लेकर के औ तक, और इसमें री जो हो गया आपको वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। इसलिए री को आप महत्वपूर्ण लेकर के चलेंगे। चलिए, अब चलते हैं हम व्यंजन पर। व्यंजन का कॉन्सेप्ट पहले ही दे दिए हैं। जिन ध्वनि का उच्चारण स्वरों की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33 है। अब एक बात बताइए आप लोग कि स्वर की संख्या कितनी थी? 11 थी। और व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 33 हुई। तो 33 में यदि हम 11 को ऐड करते हैं तो क्या होता है? 44। अब आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यानी कि कुल मिलाकर के व्यंजन कितने हिंदी वर्णमाला में? 44। कितने हैं? 44 है। अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है तो ये भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे है कि अब हम स्वर को कितने भागों में बांटते हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। और कौन कौन सा भाग है इसको समझिए। पहला है हरस स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है आपको पुलित स्वर। देखिए,
व्याकरण समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। रटने का चीज़ होता है उसका भाग का नाम, इसलिए इसको जरा रटेंगे हम लोग, और ट्रिक से रटेंगे तो रटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए आप अ पढ़ के हमको सुनाइए फटाफट से। हर्षी दीर्घी हर्षु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर्षी दीर्घी बोले ना, जी। तो हर्षी दीर्घी जो आप बोले हैं वो क्या है? अब एक बात, क्या हर्षी दीर्घी हाँ। क का में भी आता है, मतलब कि क ख में भी आता है, च छ में आता है? नहीं आता है ना। नहीं। यानी कि हर्षी दीर्घी किसमें? स्वर में ही आता है ना। जी। इसलिए याद कर लीजिए कि स्वर के दो भेद का नाम याद हो गया होगा आपको, एक ह्रस्वर दूसरा और एक दीर्घ दीर्घ स्वर। स्वर। क्योंकि हर्षी और दीर्घी हम लोग किसे बोलते हैं? स्वर में ही बोलते हैं, जी। स्वर में ही बोलते हैं, और बोलते हैं यानी कि स्वर में ही बोलते हैं। जी। इसलिए आपको ह्रस्वर और दीर्घ दीर्घ स्वर। स्वर, ये आपको स्वर का भेद है। और दूसरा जो है इसका नाम है आपको पुल्लित स्वर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछे कि बताइए अ में हर्ष स्वर कौन सा है? हर्षी। हर्षी ई है, जी। हर्षु ऊ है, जी। इसलिए तो हर्षु लगाते हैं उसमें हम लोग। जी। नहीं समझ में? जी समझ गए। हर्ष जो लगाते हैं, हर्षु जिसको बोलते हैं, तो हर्षी दीर्घी, तो दीर्घी मतलब दीर्घ स्वर, जी। हर्षु मतलब हर्ष स्वर। जी। ये बात समझ में आ रहा है? जी। तो बताइए आप लोग कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं? फटाफट कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बोलिए। तो स्वर के कितने प्रकार के हैं? तीन। कितने प्रकार? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पुल्लित स्वर है। अब हम लोग हर्ष स्वर के बारे में यदि चर्चा करें तो आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बार बता देंगे तो याद ही हो जाएगा। तो देख लीजिए, आप बोलिए तो अ पढ़िए तो। हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु। अब बताइए हर्षी जिसमें लगाए हैं उसको आप छांटिए तो जरा। हर्षी हर्षु। अ में कहाँ लगाए हर्षी आप? हर्षी और हर्षु। ठीक, हर्ष ई और हर्ष उ, ये जो हुआ ये हुआ आपको हर्ष स्वर। ठीक, लेकिन अब थोड़ा सा और आपको बताते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए हर्ष स्वर का परिभाषा कहता है कि जिसमें दीर्घ स्वर से कम समय लगे। नहीं समझे मेरा बात? जी जी। अब जैसे कि बात करें, यहाँ पर लिखा है अ और यहाँ पर लिखा है आ। अब बताइए ज्यादा मात्रा इसमें बढ़ा कि इसमें बढ़ा? आ में। जी। तो आ बोलने में ज्यादा टाइम लगेगा कि अ बोलने में ज्यादा टाइम लगेगा? आ बोलने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए आपको पता होगा कि लघु का उल्टा क्या होता है? दीर्घ होता है। लघुत्तरीय प्रश्न का उल्टा क्या होता है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ मतलब बड़ा होता है, मतलब जिसमें ज्यादा टाइम लगे वो हो जाएगा आपको दीर्घ स्वर हो जाएगा। जिसमें कम टाइम लगे लघु स्वर, तो हर्ष स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि हर्ष स्वर के अंतर्गत आप हर्षी ई देखे, हर्षु ऊ देखे, ये तो समझ में पक्का ही आ गया होगा। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत दीर्घी ई देखे होंगे और दीर्घ ऊ देखे होंगे। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों तो आप गलती होने वाला है ही नहीं। लेकिन एक चीज और समझिए, अ और आ में ज्यादा टाइम किस में लगेगा? उच्चारण में ज्यादा समय किस में लगेगा? यानी कि दीर्घ होगा कि हर्ष होगा? ये दीर्घ होगा। और ये क्या होगा? हर्ष। अब समझ में आ गया? तो अब बताइए कि हर्ष स्वर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एगो अ आएगा, हर्षी हर्षी आएगा, हर्षु ऊ आएगा, और एक और याद रख लीजिएगा जो काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि ये भूलेंगे आप लोग। री जो है ये आपको हर्ष स्वर के अंतर्गत आएगा। ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बताइए फटाफट से। हर्ष स्वर का उदाहरण कौन कौन सा है? हर्षी, हर्षु और री। चलिए, अब है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो आता है, अब दीर्घ स्वर तो अपने मन से आप लोग बताइए। दीर्घी आता है। आप लोग अ और ए ऐ में ना ज्यादा मात्रा वाला को दीर्घी में रख दीजिए, आप कम मात्रा वाला को हर्षी में रख दीजिए, छटा जाएगा। बोलिए अपने मन से। और छटा गया था हर्ष स्वर में, अब क्या आएगा? आएगा जी, दीर्घी आएगा, दीर्घी आएगा, दीर्घ आएगा, आई आएगा, ए नहीं आएगा, आई आएगा, आई आएगा ना। औ आएगा। देखिए एक मिनट, ए भी आ जाएगा, ए और आई दोनों आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, ए और आई दोनों आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा थोड़ा। ए और आई दोनों आ जाएगा, ओ और औ दोनों आ जाएगा। क्या सब आएगा एक बार फिर से बताइए। दीर्घी, दीर्घु, ए आई ओ औ। अच्छा, यानी कि ए आई ओ ओ पूरा आएगा ना। इधर से आपको एगो आ जाएगा, एगो दीर्घी ई और एगो दीर्घ। चलिए, हमको लगता है ये भी याद हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। पुल्लित स्वर का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। पुल्लित स्वर का मतलब होता है ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। बोलिए आप लोग, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो ओम बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। जी। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ओम जो है याद रखिएगा, ये पुल्लित स्वर के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गया ना? ओम किसके अंतर्गत आता है? पुल्लित स्वर के अंतर्गत आता है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं व्यंजन के तरफ। कहाँ चलते हैं? व्यंजन की तरफ। चलिए, अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन जो होते हैं वो भी आपको 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन,
बोलिए आप लोग। दूसरा है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म उष्म व्यंजन। अब देखिए यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम है स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छूना। जी। यानी कि जब आप उच्चारण करते हैं किसी चीज का, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो आपका शरीर के अंदर जो ज्ञानेंद्रिया है, मतलब मुंह के जो अंदर है, जैसे कि तालु है, जैसे कि आपको कंठ है, दंत है, तो वो किसी में क्या आता है? छुआता है, स्पर्श होता है, इसीलिए उसका नाम है स्पर्श व्यंजन। और इसमें सबसे पहले ये याद रख लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है वो कुल मिलाकर के कितना है पता है? देखिए क से पढ़िए, क ख ग घ अंग। ठीक है, फिर से पढ़िए, क ख ग घ अंग। तो क ख ग में 5 गो, फिर च छ ज ज में 5 गो, फिंगर पर काउंट कीजिए। क ख ग में 5 गो, च च में 5 गो, प प में 5 गो, हाँ, त थ में 5 गो, हाँ। प फ में 5 गो। तो अब बताइए 5 5 5 5 कितना हुआ? 25। यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 25। ठीक है, अगर नहीं याद रहे तो इसे याद रखिएगा। पर्स में हम लोग कितना रुपया रखेंगे? 25 रुपया। स्पर्श में पर्स है, पर्स में रखेंगे 25 रुपया। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। तो कुल मिलाकर के आपको 25 है। कितना है? 25। 25 है। अब आगे चलिए, दूसरा है अंतः अस्त व्यंजन। क्या है? अंतः अस्त व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अब देखिए अंतः अस्त व्यंजन के अंतर्गत जो होता है वो आपको आता है य, र, ल और व। बोलिए, फिर धीरे से बोलिए, य, र, ल, व। और ये अंतःस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कितना होती है? 4। तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या सब आता है पहले ये बता दीजिए। अच्छा, अब ये बताइए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है 25। और कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है? क से लेके प तक। बिल्कुल, क से लेकर के प फ व म तक। बात समझ में आ गया? अब है उष्म व्यंजन। उसमें बोलने से स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें गर्मी उत्पन्न हो। किसमें? गर्मी उत्पन्न हो। उस मतलब गर्मी होता है, हीट होता है, ताप होता है। ठीक है, तो देखिए उस व्यंजन के अंतर्गत उष्म में स लगा हुआ है, और वैसे नहीं याद है तो बस ये समझिए आपको तीनों प्रकार का स जो है वो आ जाएगा और स के साथ एगो ह आ जाएगा। बताइए, तालम्ब श, नाम है इसका है तालम्ब स, मतलब क्या चीज से बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। इसका नाम है दंत स, मतलब दांत से बोला जाएगा। इसका नाम है मूर्धन्य स, मूर्धा से बोलने वाला। ये तो शायद क्लियर हो गया होगा, नहीं फंसते होइएगा आप लोग। आगे आ जाइए ह। आगे क्या है? ह। तो कंठ से। चलिए, जो चीज़ से ही बुलाता है इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या जितनी होती है उतनी ही संख्या उस व्यंजन की होती है। और कितनी होती है? तो 4 होती है। तो बताइए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। बिल्कुल। अब बताइए कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्या सब आता है? य, र, ल, व। अंतःस्थ से लेके प से म तक। क ख से लेकर के म तक जो होता है आपको ये सब स्पर्श व्यंजन में आता है। और अंतःस्थ व्यंजन में क्या आता है बताइए? य, र, ल, व। ठीक है, यो। देखिए अगर अंतःस्थ व्यंजन याद नहीं रहे ना तो आप लोग मतलब कंफ्यूजन नहीं करना है। आप लोग सोचिए, बोलिए जरा यो। आप यो बोलिए, आपका जीभ कहाँ जाता है? हमको लगता है जीभ आपका अंदर में धंसता है। जी, धंसता है ना? तो अ से अंदर, अ से अंतःस्थ व्यंजन। जी अंदर में धंसता है ना, इसलिए उसी से याद रख लीजिएगा। तो बताइए अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या सब आया? य, र, ल, व। बात समझ गए? अब चलिए उष्म व्यंजन है। उष्म, उष्म बोलिए, उष्म। उष्म बोलने से श आ रहा है। उष्म बोलिए, उष्म। उष्म बोलने से स आ रहा है, यानी कि स तीनों ले लेंगे और श के साथ ही बुलाता है ह, इसलिए ह ले लेंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गया? तो बताइए कि स्वर के कितने भेद हैं? सोच के बोलिएगा, गलत मत कीजिएगा। स्वर के 3 भेद। कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर। अच्छा, अब व्यंजन की कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से हैं? क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। फिर से बोलिए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। चलिए, आप लोग को यहाँ तक भली बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। चलिए, आगे लिखा है आपको संयुक्त व्यंजन। क्या लिखा हुआ है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है एक दूसरे के साथ संयुक्त। युक्त मतलब मिला हुआ, और संग का मतलब संग होता है। यानी कि जिस वर्ण में कुछ न कुछ मिला हुआ है, जिसमें कोई न कोई संग लगा हुआ है, उसे ही हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब बताइए, एक बात पूछते हैं आपसे हम कि आप अक्ष कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में? TRA अक्ष। हाँ, अक्ष। KASH। तो बता, देखिए इसमें क भी आ गया, के से क आ गया, SH से तालम श भी आ गया। कहने का मतलब ये है कि इसमें 2-3 गो वर्ण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो वही बात, इसके लिए इसका नाम पड़ गया है संयुक्त व्यंजन। तो देखिए संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है अक्ष, त्र, ज्ञा। क्या सब आता है? अक्षत्र, ज्ञा।
और एक आता है स्र। क्या आता है? स्र। फिर से बोलिए। अक्षत्र ज्ञ स्र। अक्ष त्र ज्ञ और स्र। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए मोस्ट पीवीआई है। संयुक्त व्यंजन के अंदर अक्ष त्र ज्ञ आता है और स्र आता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे है अयोगवाह जो है, यह ग्रामर का एक अपना व्यंजन है। बात समझ में आ रहा है? अयोगवाह के अंतर्गत दो ही बात आता है। यहाँ लिखा हुआ है अयोगवाह, यानी कि अ से अनुस्वार और अ से आपको अनुस्वार के अनुसार अगर अकेले होगा तो बिंदु के जैसे होगा, अनुस्वार किसी के पेट में चला जाएगा तो चंद्र बिंदु हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और विसर्ग, ये अयोगवाह के अंतर्गत 3 गो चीज आता है। तो बताइए, याद रखिएगा क्या क्या चीज। अनुस्वार से पहले याद कीजिए, अनुस्वार, और फिर अनुस्वार को बैठा दीजिए किसी गोद में तो चंद्र बिंदु हो जाएगा। और इसके बाद आपको 2 बिंदु वाला क्या होता है? विसर्ग होता है, जो आप क विसर्ग कह बोलते हैं। नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए कि अयोगवाह के अंतर्गत क्या सब आया? अनुस्वार आया, इसके पेट चला जाएगा, विसर्ग आया विसर्ग आएगा और चंद्र बिंदु आया। क्या सब आया? अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु, यानी कि अंग अह और अ पर जो ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है ये आपको अयोगवाह के अंतर्गत आता है। ये बात समझ में आया? तो एक बार फटाफट से बता दीजिए कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की वह इकाई जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बिल्कुल, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो बताइए कि हिंदी वर्णमाला में आपको वर्णों की संख्या कितनी है? 44। स्वर की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। अब बताइए कि स्वर के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से हैं? हर्ष दीर्घ स्वर प्लस स्वर। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन। ठीक है, बताइए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और कहाँ से कहाँ तक होता है? क से लेके प बिल्कुल। तक। अब बताएंगे आप लोग कि अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? कॉन्सेप्ट ये बताए थे कि आपका जीभ जो है ना, जुबान आपका वो अंदर धंसता है, इसलिए आप समझ लीजिएगा उसी से य, र, ल, व। ठीक है, अब आगे बताएंगे आप लोग कि उस व्यंजन के अंदर क्या सब आएगा? तालव्य श, दंत स और ह। ट्रिक क्या बताए? उष्म बोलते हैं, उष्म श आता है, इसलिए इसे पकड़ लेंगे हम इससे। अब ये बताइए संयुक्त व्यंजन के अंदर क्या सब आता है? त्र ज्ञ और स्र। अब बताएंगे आप कि अयोगवाह के अंतर्गत क्या सब आता है? चंद्र बिंदु और विसर्ग। बहुत अच्छा। अब बताएंगे, अगर आपसे पूछ दे कि अंग किस में आता है? अयोगवाह में आता है। अह अयोगवाह में और अ पर चंद्र बिंदु अयोगवाह में। चलिए, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलिए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपको यह पता चल जाएगा कि हम जो पढ़े हैं वो किस हद तक समझ में आया है। तो आइए, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है कि भाषा, आप लोग बिना देखे बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। ऑप्शन में है वर्ण, सॉरी, ऑप्शन में पहला है वाक्य है, दूसरा है शब्द, तीसरा है वर्ण और चौथा है ध्वनि। क्या वर्ण कहलाती है। अगर आपसे पूछे कि वर्ण को मिला करके क्या बनता है, समझ लीजिए पहले। देखिए बहुत सारे, अभी एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि जैसे आ है और म है, ये अगर आ अलग है म अलग है तो वर्ण है। वर्ण है।